नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने सरफराज फ्रॉम ग्राउंड जीरो का एक और एपिसोड लेकर के। इस बार हम बात करेंगे एक 24 साल के यंग IIMA अहमदाबाद के एक स्टूडेंट की, जिसका नाम था अक्षित भोक्या। अब मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बच्चे ने पिछले माह के अंत में अपनी आप की जान ले ली थी, सुसाइड किया था IIMA अहमदाबाद के कैंपस में। अब इस घटना से एक और घटना की याद आ रही है। 2016 में रोहित वेमुला, जो 26 साल के एक नौजवान थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ते थे और उन्होंने भी सुसाइड किया था। अब रोहित वेमुला जो थे वो शेड्यूल कास्ट से आते थे। उस समय उनके कलीग्स ने काफी प्रोटेस्ट किए थे कि उनके सुसाइड के पीछे कुछ गहरी साजिश है या कुछ भी है। वो प्रोटेस्ट करीबन 6-8 महीने तक चले थे, जो बाद में जिसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया था और एक सेंट्रल मिनिस्टर तब के जो महिला थी उनका भी नाम उसमें घसीटा गया था या लाया गया था या आया था, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं उसका। अब जहां तक अक्षित भोक्या का मामला है, ये बच्चा IIMA में पढ़ता था और रेड ब्रिक्स नाम का एक इवेंट है जो IIMA ऑर्गेनाइज करता है, जिसका वो कोऑर्डिनेटर था। अक्षित वैसे वरंगल आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। वरंगल एक ट्राइबल एरिया है। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है वो भोपाल से की थी और कड़ी मेहनत के बाद उसने IIMA में दाखिला लिया था। पढ़ने में काफ़ी तेज था, ऐसा उसके कलीग्स का कहना है, और इसीलिए उसे रेड ब्रिक्स नाम के इवेंट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। अब रेड ब्रिक्स नाम के इवेंट के कुछ ही घंटों पहले वो सुसाइड कर लेता है IIMA अहमदाबाद के कैंपस में। ये करीबन शाम का समय है, करीबन 6-6:30 बजे, जब ये न्यूज़ बाहर आते हैं। अब IIMA एक बहुत ही रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी योगदान रहा है उसका अच्छे बच्चे तैयार करने में, अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करने में, जिन्होंने देश और विदेश में अपना नाम किया है। अब IIMA जैसे कैंपस में सुसाइड होती है तो जाहिर है कि हो हल्ला तो होगा। अब करीबन 25 या 30 मिनट के आसपास में पुलिस वहां पे पहुंचती है। पुलिस शुरुआती तौर पे एक एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर करती है। एक्सीडेंटल डेथ का केस का मायना ये होता है कि कोई अगर जान गंवाता है और उसके पीछे के रीजंस पता नहीं है या मोटिव पता नहीं है, तो शुरुआती तौर पे एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर किया जाता है। अब तब तक ये मामला थोड़ा दबा दबा सा है। पुलिस स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना शुरू करती है और शुरुआती बयान में पुलिस जो है वो ये बताती है कि इसकी सुसाइड के पीछे के रीजंस यानी कि मोटिव अभी क्लियर नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मामला तूल पकड़ता है।
एक बज़ सा शुरू हो जाता है आईआईएम कैंपस में कि अक्षित ने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि रेड ब्रिक्स इवेंट, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है, जिसमें काफ़ी कॉरपोरेट्स भी अपना योगदान देते हैं, प्रमोट करते हैं, उसको स्पॉन्सरशिप देते हैं, उसका स्ट्रेस तो नहीं था कहीं अक्षित पे, या उसको कोई स्ट्रेस तो नहीं दिया जा रहा था। ऐसे सवाल खड़े होते हैं। अब स्टूडेंट्स में ये बात एक शुरू हो जाती है कि शायद ये स्ट्रेस ही था या फिर उसको स्ट्रेस दिया जा रहा था। पुलिस पर भी प्रेशर बनता है। अब जिन दिनों अक्षित ने सुसाइड किया था, उनका जो बॉडी था वो वेंटिलेटर, जो उनके रूम का एक वेंटिलेटर है, उसके साथ रस्सी से टंगा हुआ पाया मिला था। तो स्टूडेंट्स ने एक हल्का सा प्रोटेस्ट शुरू किया। उसके बाद अक्षित की जो फैमिली है, उसके पिता जो है वो अहमदाबाद आते हैं। अहमदाबाद आने के बाद वो भी इस चीज को देखते हैं कि अक्षित ने उनको कुछ बताया नहीं था कि उनके उसके ऊपर कोई स्ट्रेस था, नहीं था, कोई दूसरा रीजन, या फोन पे अक्सर अक्षित की और उसके पिता की और उसकी फैमिली की बातचीत होती रहती थी, लेकिन क्या अक्षित ने उनको कुछ कुछ ऐसा बताया नहीं था कि वो स्ट्रेस में है, नहीं है, क्या और कोई रीज़न हो सकता है, या कोई तकरार हो सकती है, या स्ट्रेस दिया जा सकता है, ऐसा कुछ खुल के उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन अक्षित के पिता के मन में एक एक जिसको बोलते हैं हम शंका आती है कि जो बच्चा फोन पे उन्हें कुछ नहीं बता रहा है, फोन पे नॉर्मल दिख रहा है, वो ऐसे कैसे सुसाइड कर सकता है। तो वो पहले अप्रोच करते हैं कुछ अखबारी दफ्तर जो हैं उनका, और उनको एक एप्लीकेशन देते हैं कि इस मामले में शायद जो दिख रहा है उसके ऊपर भी कुछ है। अब ये एप्लीकेशन जो है वो धीमे 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 पास होती 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 पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस ये बोलती है कि उन तक एप्लीकेशन पहुंची है और वो स्टेटमेंट्स ले रही है। यहां अब एक दूसरा स्टेज आता है जहां पर पे कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं आईआईएमए अहमदाबाद के, जो वस्त्रापुर अहमदाबाद में एक थाना है उसके अंतर्गत आती है, उसके जुरिस्डिक्शन में आती है। अब ये फैकल्टी मेंबर्स आईआईएमए के चेयरपर्सन को एक खत लिखते हैं। उस खत में यह लिखा जाता है कि अक्षित की मौत, जो कि एक सुसाइड ही है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई जाए। अब वो कमेटी, इसको 2 दिन ही हुए हैं खत लिखे को, वो कमेटी बनी नहीं बनी वो अभी तक हमारे ध्यान में नहीं है। लेकिन ये घटना जो आईआईएमए जैसे इंस्टीट्यूशन में, जो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, अहमदाबाद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें बनी थी, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्टली
जो इस जोन के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, जो इस पूरी तफ्तीश को लीड कर रहे हैं, उनसे बात की जाए। हमने उनसे बात की। अब जो डीसीपी हैं हिमांशु वर्मा, हिमांशु वर्मा मतलब VERMA वर्मा नहीं, VARMA वर्मा, यंग से ऑफिसर हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि वो भी इस मामले को काफी सीरियसली ले रहे हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि अक्षित जो इतना ब्रिलियंट था, उसने रेड ब्रिक इवेंट के पहले, कुछ घंटों पहले, क्यों अपने आप की जान ले ली। उन्होंने ये बताया कि अब तक कुछ 15 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें वॉचमैन भी हैं, जिसमें कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, IIMA के कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी हैं, और वो भी हैं जिन पे अक्षित के पिता ने स्ट्रेस देने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन उन स्टेटमेंट से कोई कल्पेबिलिटी या एबेटमेंट वाली बात निकल के नहीं आ रही है। उनका ये कहना है, मतलब डीसीपी वर्मा का ये कहना है कि जो भी स्टेटमेंट्स दर्ज किए हैं उनमें कोई ऐसी क्लियर कट चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। अब यहां पे आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। डीसीपी वर्मा बताते हैं कि जब वो IIMA में गए तब उन्होंने अक्षित के कमरे की विजिट भी ली। कमरा काफी नॉर्मल सा कमरा है उनके मुताबिक, वर्मा साहब के मुताबिक। कुछ चीज़ों के अलावा, कपड़े, बैग्स के अलावा, उनको वहां से एक मोबाइल और एक लैपटॉप मिलता है। अब जब आप मोबाइल को देखते हैं और उसको पढ़ते हैं तो आपको वो सामान्य सा दिखता है। उसमें कुछ मैसेजेस होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जो एजुकेशन रिलेटेड होते हैं, जो रेड ब्रिक इवेंट के रिलेटेड होते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस उसमें से डिलीट खुद अक्षित ने किए हो, या हमें नहीं पता किसी ने कर दिए हो या नहीं कर दिए हो। और एक लैपटॉप भी मिलता है जिसमें रेड ब्रिक्स इवेंट का एक पूरा डिजाइन, एक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्ट्रेस वाला मामला है वो उसमें है लैपटॉप में। अब पुलिस को आगे तफ्तीश करनी थी, इसीलिए उन्होंने ये लैपटॉप और मोबाइल फोन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो FSL हैं, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है गांधीनगर में, उसमें काफ़ी केस आते हैं और उसकी वजह से वो जो रिपोर्ट हैं वो आने में देरी हो जाती है। अब ये मामला किस चीज़ से रिलेटेड है? स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस दिया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जाहिर है रोहित वेमुला के केस में जो हुआ था, ऐसे कोई प्रोटेस्ट यहाँ अहमदाबाद में नहीं देखने को मिले। जो भी बज़ है वो IIMA के कैंपस में सिमट कर रह गया है। उसके बाद, उसके बाहर वो बात अभी नहीं आ रही है। लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है मोबाइल फोन की और लैपटॉप की, उसमें अगर कुछ ऐसे तथ्य बाहर आते हैं या रिट्राइव किए जाते हैं जो डिलीट कर दिए हों या
कराए गए हों या कुछ भी हो, हमें नहीं पता किसने किए, क्या किया, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे तथ्य बाहर आते हैं कि रेड ब्रिक्स इवेंट को लेकर के वो स्ट्रेस में थे, या उनको स्ट्रेस दिया गया था, या फिर उनसे कोई कॉपरेट नहीं कर रहा था, या फिर कुछ बहुत बड़े एक कॉरपोरेट उसको स्पॉन्सर कर रहे थे, उनके लोगो चेंज करने का कुछ मामला भी सामने आया था, अगर ये सब चीजें उसमें मेंशन्ड है तो ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। सिर्फ इसलिए बहुत दूर तक जाएगा क्योंकि पॉइंट नंबर 1, अक्षित भूकिया वरंगल का रहने वाले थे, जो एक ट्राइबल एरिया है। पॉइंट नंबर 2, रेड ब्रिक इवेंट उसके बाद अभी तक शुरू नहीं हुआ है, या उसको कैंसिल कर दिए जाने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन कोई खुलकर ये नहीं बता रहा है ऑफिशियली कि रेड ब्रिक इवेंट को कैंसिल किया गया है कि नहीं किया गया है, ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर उसको लेकर के खुद अगर अक्षित भूकिया स्ट्रेस में थे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उस इवेंट को लेकर के या लोगो कौन सा लगाना, इस बात को लेकर के उनको स्ट्रेस दिया जा रहा था, ऐसा अगर मोबाइल फोन या लैपटॉप से रिट्राइव किया जाता है या मिलता है तो ये मामला आगे बढ़ेगा, ये मामला जरूर आगे बढ़ेगा। वर्मा साहब का ये कहना है कि हो सकता है कि मोबाइल फोन और लैपटॉप से कुछ ना मिले, तो फिर ये मामला सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ और एक 24 साल का बच्चा जो इतनी मेहनत करके IIMA जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में दाखिला पाता है, उसकी मौत, उसकी सुसाइड एक्सीडेंटल केस की फाइलों में दब के रह जाएगी। दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बच्चे की जान का मामला है। एक बच्चे ने अपनी जान दे दी थी। अब कोई यूं ही अपनी जान नहीं देता, उसके पीछे बहुत रीजन होते हैं, पर्सनल रीजन होते हैं, पढ़ाई वाले रीजन होते हैं। पुलिस ने यहाँ तक कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं उसके बारे में भी उसके कलीग से पूछा, लेकिन उसमें भी कुछ खुल के बात बाहर नहीं आ रही है। तो ये मामला क्या था, क्या है, ये पता चलेगा मोबाइल फोन और लैपटॉप की एक एक्सटेंसिव फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद। उसके बाद पुलिस क्या करती है, कैसी एक्शन लेती है, नहीं लेती है, इस पे सबकी नजर रहेगी। तो दोस्तों, आज के सरफराज फ्रॉम ग्राउंड जीरो के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि मैं गुजरात अहमदाबाद में बनी कुछ घटनाओं को आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको जरूर देखिए, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आपको गुजरात में और अहमदाबाद में बनने वाली घटनाओं के बारे में जानना है तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप विश्वास करते हैं मुझ पे, ये प्रोग्राम भी देखते हो, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। सरफराज की ओर से आपको ढेर सारा प्यार। आप देखते रहिए मेरी चैनल। नमस्कार।